लकड़ी काटते समय दादाजी ने एक लोमड़ी को पेड़ से रगड़ते देखा। वह बोली, मेरी खुजली मिटा दो तो मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। 70 वर्षीय दादाजी हैरान थे। उन्हें पता नहीं था वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने बस उसे उठाकर सहलाया जब तक वह शांत न हुई। तुमने मेरी मदद की, कल मैं कुछ लाऊंगी। दादाजी ने इसे मजाक समझा और भूल गए। लेकिन अगली ही सुबह एक सफेद कपड़े पहने लड़की उनके बिस्तर के पास आ गई। अपना नाम सू वानचिंग बताया और कहा कि वह एहसान चुकाने आई है। मैं तुमसे शादी करने और तुम्हारे बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हूँ। मेरा भाई तो उस पर पूरी तरह फिदा हो गया था। उसकी आंखें सुनी सुनी थीं, जैसे आत्मा ही निकल गई हो, और उसने तुरंत हाँ कह दिया। मैं वहीं खड़ा देख रहा था और मेरे पेट में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी जो जा ही नहीं रही थी। दादाजी, उसमें कुछ गड़बड़ है। याद है ग्रेट अंकल के परिवार के साथ क्या हुआ था? हमें उसे यहाँ से भेज देना चाहिए। हाँ पापा, ग्रेट अंकल की परेशानी भी ऐसे ही शुरू हुई थी। तुम दोनों क्या जानते हो, ग्रेट अंकल की तो बस किस्मत खराब थी। क्या तुम सोचते हो कि हम भी वैसे ही हैं? माँ और पापा भी शुरू में इसके लिए तैयार नहीं थे। पूरा मामला ही बहुत अजीब था। माँ ने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया और बोली, यह लड़की अचानक न जाने कहां से आ गई। हम इसे यहाँ रहने नहीं दे सकते। पापा का चेहरा भी उतर गया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सू वानचिंग ने कोई बहस नहीं की। वह बस चुपचाप सबको एक एक कप चाय देने लगी। जैसे ही उन्होंने चाय खत्म की, उनका पूरा रवैया बदल गया। वे बार बार कहने लगे, ऐसी बहू लालटेन लेकर ढूंढो तब भी नहीं मिलेगी। मैं कोने में दुबकी सब देख रही थी और मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शादी बहुत छोटी रखी गई। बस गांव के कुछ ही परिवार बुलाए गए। शादी की रात मेरा भाई उस कमरे से कभी बाहर ही नहीं आया। अगली सुबह माँ ने दरवाजा धक्का देकर खोला और चीख पड़ी। मेरा भाई बिस्तर पर पड़ा था, बिल्कुल ठंडा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब संतुष्ट मुस्कान थी। माँ और पापा पूरी तरह टूट गए थे। वे उसकी लाश को पकड़कर पूछने लगे कि सू वानचिंग ने उसके साथ क्या किया। सू वानचिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस झुककर उनके कान में कुछ फुसफुसाई। उसकी आवाज लोरी जैसी नरम थी और बस उसी पल मेरे माता पिता रोना बंद कर दिए। उनकी आंखों का दुख किसी जंगली और भूखी चीज से बदल गया था। अगले दिन वे दोनों घर के अंदर मरे हुए मिले। उनके चेहरों पर भी वही संतुष्ट मुस्कान थी। एक ही झटके में 3 लोग चले गए। मैं डर के मारे पागल हो गया था और घुटनों के बल दादाजी से उसे बाहर निकालने की भीख मांगने लगा। दादाजी, वह हम सबको मार डालेगी। दादाजी ने बिना झिझक मुझे थप्पड़ मार दिया। तुझे जीना है तो फिर दोबारा उसे बाहर निकालने की बात मत करना। तुझे उसकी सेवा करनी होगी, बस। सू वानचिंग पूरे समय उनके पीछे खड़ी रही, मृत जैसी खामोशी में सब देखती रही। उसका वह शांत चेहरा किसी भी चीज से ज्यादा डरावना था। उस दिन के बाद से घर में बस दादाजी और सू वानचिंग ही रह गए थे। हवा इतनी भारी थी कि दम घुटता सा महसूस होता था। दूसरों के सामने वह हमेशा कोमल और आज्ञाकारी रहती, दादाजी पर प्यार लुटाती, नरम आवाज में मीठा बोलती, लेकिन मैं जानता था कि असल में वह क्या है। वह शायद ही कभी पका हुआ खाना छूती थी। मैंने उसे कई बार रात में चुपके से रसोई में जाते हुए पकड़ा। वह कच्ची चीजें ढूंढती थी और बिना कोई आवाज किए चलती थी। मुझे उससे दिन ब दिन और ज्यादा घृणा होने लगी। मेरा डर बढ़ता गया और एक दोपहर सब्र टूट गया। मैंने उसे माँ की चीजें टटोलते पकड़ा। वह पारिवारिक फोटो से मेरी माँ का चेहरा नाखून से खुरच रही थी। चेहरा इतनी बुरी तरह खुरच दिया गया था कि पहचानना नामुमकिन था। मैं पूरी तरह आपा खो बैठा। तुम क्या कर रही हो? वो मेरी माँ की चीज है, उसे वापस दो। सू वानचिंग ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और भी जोर से खुरचने लगी। फिर वह घूमी। उसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थीं और उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं और तभी मुझे वह गंध आई, गाढ़ी, भारी, जैसे खून की। मुझे लगा अब मेरा अंत आ गया है। तभी दादाजी अंदर आ गए। सू वानचिंग तुरंत मुझे छोड़ पीड़ित बनकर पीछे हट गई। दादाजी मेरी अनदेखी कर सीधे उसके पास भागे। उसने धीरे से कहा, दादाजी, उसे मत डांटिए, मेरी गलती है। दादाजी मुझ पर गरज कर बोले, मैंने उसका ध्यान रखने को कहा था, उस पर हाथ कैसे उठाया? मैं जमीन पर ढह गया। मेरा गला जल रहा था और मैं एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। निराशा ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। दादाजी ने मुझे एक पुराने फटे कंबल के साथ लकड़ी के गोदाम में फेंक दिया और कहा, अब से तू सू वानचिंग के साथ शाही जैसा व्यवहार करेगा, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए पहाड़ के उस पार वाले खेत में भेज दूंगा। मैं वहां बैठकर मरने का इंतजार करने वाला नहीं था। जब दादाजी शिकार पर गए हुए थे, मैं चुपके से वापस अंदर गया और अपना पुराना फोन निकाल लिया। कांपते हाथों से मैंने पहाड़ के नीचे रहने वाली अपनी मौसी को फोन किया। मौसी, आपको मुझे लेने आना होगा। कुछ भयानक हो गया है। मेरा भाई, माँ और पापा तीनों चले गए हैं। मेरी मौसी दहशत में आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हिम्मत रखूं और बताया कि वो सुबह सबसे पहले पहाड़ पर आ जाएंगी। काफी समय बाद पहली बार मुझे थोड़ी सी उम्मीद महसूस हुई। लेकिन उसी शाम दादाजी वापस आए और तुरंत मेरी ओर घूरने लगे। कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे दे दो। मैं कुछ भी इनकार कर पाता उससे पहले ही उन्होंने मुझे धक्का दिया और मेरे जेब से फोन निकाल लिया। उन्होंने कॉल लॉग चेक किया और उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ओह, तो अब तू इतना बहादुर हो गया है कि बाहर वालों से बातें करने लगा। उन्होंने फोन को जमीन पर इतनी जोर से पटका कि स्क्रीन टुकड़ों में बिखर गई। तू कितना एहसान फरामोश है। क्या तू इस परिवार की आखिरी उम्मीद भी खत्म करना चाहता है? फिर उन्होंने मुझे घसीटकर कमरे में ले जाकर लकड़ी की पट्टियां और कीलें उठाईं और दरवाजे को ठोक ठोक कर बंद कर दिया। बस नीचे इतनी सी जगह छोड़ी कि उसमें से एक कटोरी सरका सकें। अगर फिर ऐसा कुछ किया तो तुझे यहीं कैद कर दूंगा। अब मैं हमेशा के लिए बंद था। हर दिन दादाजी बाहर बड़बड़ाते कि मेरे भाई को वारिस की कितनी चाह थी और वह इसी के सपने देखता था।
वह कहते कि मेरे माता पिता पूरी जिंदगी पोते पोतियों की चाहत रखते थे और अपनी आखिरी सांस तक इसके बारे में सोचते रहे। उनके दिमाग में सु वानचिंग इस परिवार की बरकत और उद्धार करता थी और न जाने कैसे मैं वह खलनायक बन गया था जो सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। उनकी बातें चुभ रही थीं। मैं सिर पकड़कर दोहराता रहा, उसने मेरे भाई और माता पिता को मार डाला। वह राक्षस है दादाजी, आप उसके झांसे में हैं। मैं गला बैठने तक चिल्लाता रहा। जागिए, उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आप अब भी उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? क्या आप सच में मेरे दादाजी हैं? अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा था। मैंने कोने से एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस बंद दरवाजे पर फेंक दिया। मुझे बाहर निकालो, तुम बूढ़े पागल आदमी, मुझे बाहर निकालो। आखिरकार मैंने तख्तों को ढीला कर दिया। जैसे ही मुझे रोशनी की एक किरण दिखी, बाहर से दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। दादाजी गुस्से में अंदर आए, मुझे कुर्सी पर पटक दिया और रस्सी से कसकर बांध दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पीछे हटे, मुझे देखा और एक बेहद शांत आवाज में बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उसे बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं मुंह के बल जमीन पर पड़ा था। आंसू और मिट्टी आपस में मिलकर जमीन पर गिर रहे थे। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दिन बस यूं ही खिंचते चले गए। दादाजी हर दिन दरार से ठंडे चावल का एक कटोरा अंदर धकेल देते थे। कभी कभी तो वह यह भी भूल जाते थे। लेकिन सुवानचिंग की कहानी बिल्कुल अलग थी। मैं हमेशा रसोई से आती सूप और जड़ी बूटियों की खुशबू महसूस कर सकता था। उस शाम मैंने दरार से झांका और देखा कि दादाजी वांगचाई को पीछे के पहाड़ की ओर ले जा रहे थे। हमारा लगभग 10 साल पुराना शिकारी कुत्ता, जितने भी कुत्ते होते हैं उनमें सबसे समझदार। काफी समय बीत गया, दादाजी अकेले लौटे। वांगचाई नहीं था। वह सिर झुकाए चल रहे थे। हाथ में एक बड़ा चीनी मिट्टी का कटोरा था जिस पर कपड़ा ढका हुआ था और उसके नीचे जो भी था वह धीरे धीरे लय में हिल रहा था।